नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक पुराने भाजपाइयों को फूटी आंख नहीं बहा रहे हैं। इसके दो ताज़ा उदाहरण सामने आए हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह और सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की आपस में पटरी बैठ जाए, इस उद्देश्य से सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास में बैठक बुलाई। दोनों मंत्रियों को आमने सामने बिठाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के सामने भी बात नहीं बनी और पुराने गीले शिकवे सुनाए गए। दूसरा उदाहरण शाहजहांपुर से है और शाहजहांपुर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा गया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को शाहजहांपुर के भारतीय जनता पार्टी के 40 नेताओं की एक बैठक दिल्ली में बुलाई, लेकिन इस बैठक में 40 में से सिर्फ 4 नेता ही दिल्ली गए और सिंधिया को आखिरकार ये बैठक वर्चुअली करनी पड़ी। और जो 4 नेता दिल्ली गए उनमें से 2 वो लोग थे जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। तो आज का हमारा सवाल ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो ओरिजिनल भाजपा है और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर जो भाजपा में आए हैं, नए भाजपाई जो बने, इनका जो आपस का टकराव जो खुलकर सामने को जो दिख रहा है, इसका क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो जो मंत्रियों की बैठक हुई शिवराज सिंह चौहान के घर पे, आपको क्या लगता है कि इस बैठक से सब कुछ सही हो जाएगा? क्योंकि खबरें तो ऐसे आ रही हैं कि सब दोनों ने एक दूसरे को बताया कि क्या किया जा रहा है। देखिए, सागर में जब दुश्मनी डीएनए में हो जी, तब दोस्ती नहीं हो पाती है जी। ये राजनीतिक समझौता था। सत्ता पाने के लिए बीजेपी ने सिंधिया और उनके सभी समर्थक मंत्रियों विधायकों सबको लिया पार्टी में जी। लेकिन सागर में भूपेंद्र सिंह का वर्चस्व अलग है और गोविंद राजपूत की स्थिति अलग है। हालांकि कांग्रेस सरकार में जब वो मंत्री बने और उसके बाद से उन्होंने जो हाइट ली है, जो उड़ान भरी है, वो बहुत लंबी और बहुत चौंकाने वाली है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह लोकल लेवल पे जो झगड़ा सागर में हुआ है, बाकायदा राजपूत के बेटे ने कुछ ट्वीट किया भूपेंद्र सिंह को लेके, गोपाल भार्गव और इन लोगों ने पहले शायद शिकायत की थी, उनके सामने पहुंचे थे, इस्तीफे तक की पेशकश की थी। सर, ये इस पे शिकायत जो कल छन की खबरें जो बाहर आ रही हैं उसमें ये पता चला है कि ये तक आरोप लगाए गए हैं कि जो गोविंद सिंह राजपूत की जो खबरें बाहर आई कि उन्होंने शादी के 40 साल बाद उनको दहेज मिला और कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में जब आए तब उनको दहेज मिला, उसका उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड जो सामने मैं वही कह रहा हूँ के पीछे भूपेंद्र सिंह जी हैं। देखिए क्या है, सागर में भूपेंद्र सिंह की ताकत बहुत ज्यादा है। आप याद करो कि दिग्विजय सिंह ने एक बार कहा था कि मैं जाऊंगा सुर्खी जी, आप याद करिए। तो वहां उनकी मनमानी चली और जब ये विलय हुआ और उसके बाद जब राजपूत आए, गोपाल भार्गव अपनी गड़ाकोटा तक सीमित रहे, उन्होंने कभी सागर की पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं किया, अपने अपने इलाके में रहे। लेकिन गोविंद राजपूत के आने के बाद एक चुनौती मिली और इंटरनल लेवल पे आज तक मुख्यमंत्री का भगवान भी उतर आए तो उनके बीच समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के हित अलग अलग हैं, दोनों के तौर तरीके अलग हैं। नहीं हुआ तो भाजपा को क्या नुकसान होगा? सर देखिए, बड़ा साफ है, भाजपा का आज तक भाजपा का ग्रास रूट वर्कर जो है वो सिंधिया खेमे को हजम नहीं कर पाया, अपने साथ समाहित नहीं कर पाया है, वो उन्हें अपना नहीं मानता है भले ही। और ऐसी स्थिति सिंधिया खेमे के लोगों के साथ है। वो बीजेपी में चले तो गए हैं लेकिन सर, क्या ये उनको लगता नहीं कि उनका घर है। क्या ये सिर्फ सागर जिले तक ही कन्फाइंड रहेगा? पूरे प्रदेश में यही स्थिति, जहां जहां सिंधिया के लोग गए हैं वहां यही पूरे प्रदेश में यही स्थिति। ग्वालियर में यही हाल है जी। ग्वालियर में कहने को तो बहुत कुछ है, पर जयभान सिंह पवैया और नरेंद्र सिंह तोमर क्या सिंधिया जी को बर्दाश्त कर पाएंगे? ये कभी उनसे व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाए तब जवाब आएगा, क्योंकि जो जिंदगी भर लड़ते रहे अचानक और फिर भी उसी जगह पे जहां उनका हक है। लेकिन सर देखो, 2018 के बाद जब 2020 में फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो इन लोगों ने आपस में समझौता किया सरकार के लिए। वो सरकार के लिए था, वो सिर्फ सरकार के लिए था, क्योंकि सरकार में चूंकि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन चुके थे, सरकार आ चुकी थी, तो उसको बनाए रखना था। इसके लिए पूरी ताकत, उसमें साम दाम दंड भेद सब लगाया गया, उसके बाद जीत हुई। सर, एक डेविल्स एडवोकेट, क्या ये डर
ये अगर जिस तरीके से बताया जाए इनको कि भाई अगर इकट्ठा नहीं रहोगे, जो कल मीटिंग में भी हुआ, तो सरकार चली जाएगी और सरकार रहने के जो बेनिफिट्स है, मंत्री पद है, वो सब चला जाएगा। क्या ये यूनाइट नहीं कर सकता इन सब लोगों को? देखिए, कई बार लड़ाइयां इतनी गहरी होती हैं, वो एक कहावत है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान मुझे काना कर दे अगर पड़ोसी अंधा होता है, तो इस लेवल तक ये लड़ाई है। मतलब यहाँ कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है। आप बराबर बैठा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि जमीन पर एक और है, वो बुंदेलखंड का इलाका है, वहां आप नेता समझौता कर भी ले, पर वो कार्यकर्ता जो सड़क पर है, जो गली में है, वो आमने सामने है, उसका समझौता नहीं हो सकता। बहुत बड़ा कठिन काम है। कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं तो शाहजहांपुर की भी थोड़ी सी बात कर रहे हैं। वहां पे 40 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लीडर्स थे, उनकी बैठक सिंधिया जी ने दिल्ली में बुलाई थी, और ये भी सोमवार की बात है। 40 में से 4 लोग सिर्फ वहां पहुंचे। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आम जो ग्रास रूट लेवल जो वर्कर है और लीडर है, वो भी सिंधिया जी की मीटिंग के बारे में नहीं सुन रहा है? अब ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि एक विधानसभा के लिए सिंधिया 40 लोगों को दिल्ली बुला रहे थे। अब सवाल ये है कि उनका खर्चा कौन उठाता, और दूसरी, सिंधिया को भाजपा के लोग भोपाल में नेता मान लें, लेकिन जिलों में अभी भी वो बीजेपी के नेता नहीं है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनकी अपनी हैसियत है, उनका व्यक्तित्व है, उनका प्रभाव है, लेकिन बीजेपी लीडर के तौर पर नहीं बन पाए नेता 2020 से 2023 तक। तो ऐसे में जो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसका मूल सवाल ये है कि भाई क्यों जाए, और फिर खर्चा कौन उठाएगा? दिल्ली आना जाना ऐसी गर्मी में 40 लोग वहां जाएंगे। होता यह है कि जब भी जिसको कार्यभार दिया गया, किसी काम का जिम्मा सौंपा गया, वो नेता उन लोगों के बीच में जाता है, उनसे वहां जाके बात करता है। दिल्ली बुला के बात करना, ये तो समझ से परे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और भाजपा कार्यकर्ता नहीं गया तो उससे साफ है उनके नेता आप नहीं हैं। अच्छा सर, ये सिर्फ क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया तक की बात कन्फाइंड है कि भाजपा कार्यकर्ता नाराज है, या ओवरऑल पूरे पार्टी से पूरे प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ता? क्योंकि इस तरह के सर्वेज भी कई सामने आ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की हालत ऐसी है कि ना उन्हें उगलते बन रहा, ना निगलते बन रहा। कहने को उनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन उनसे बिना पैसे लिए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। हर जगह हर आम आदमी से जैसे वसूली की जा रही है, चाहे वो गांव में सरपंच से लेके और लेखपाल और तहसील का कार्यालय, किसी काम के लिए कहीं भी बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जब काम पैसा देके ही कराना है, क्योंकि सब जगह वसूली हो रही है, ये बात आप किसी भी लेवल पे चले जाइए, कार्यकर्ता से बिना माइक के पूछें, सब कहेंगे बिना पैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में उसका क्या फायदा, जब पार्टी जीत के आई और उसके बाद उसकी नहीं सुनी जा रही है, सरकारी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं, अपने ढंग से काम कर रहे हैं, तो नाराजगी स्वाभाविक है। साल 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 2020 आते आते सरकार गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे चले गए, और उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सिंधिया के समर्थक जो थे वो आपस में मिल गए, उन्होंने बाई इलेक्शन में जीत दिलाई। लेकिन उसके बाद जैसे कि बताया गया है कि कार्यकर्ताओं की किसी ने सुध नहीं ली, उनसे भी पैसा उसी तरह से वसूल किया गया जैसे आम आदमी से किया जाता है। तो उसकी वजह से कार्यकर्ता आज की डेट में नाराज हैं। 2020 के बाई इलेक्शन में तो आपसी डिफरेंसेस वो भूल गए थे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अब जो 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी या पुराने भाजपाई जो हैं वो अपने जो पुरानी जो उनकी यादें उनको इस तरीके से भूल पाएंगे। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।